मैं कहानी को रिपीट करता हूं आपके लिए, है ना, कहानी पहले सुना चुका हूं, लेकिन 1 मिनट लूंगा आपका, और ताकि हम लोग समझ पाए हम लोग क्या करने वाले हैं। आज कुछ अलग करेंगे। वही बात, एक गरीब आदमी की लॉटरी लगी, रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है कई बार। एक गरीब आदमी की लॉटरी लगी और सब लोगों ने पूछा कि जी कैसे लगी लॉटरी, तो उसने कहा कि मैंने सपना देखा कि 99 नंबर 3 दिन से लगातार आ रहा है मेरे सपने में। आज 9 आया, कल 9 आया, परसों 9 आया, 3 बार मेरे सपनों में 9 आया। तो मैंने 9 + 9 + 9 30 हो गया, 30 नंबर का लॉटरी टिकट ले लिया मैंने, और 30 नंबर से मेरी लॉटरी लग गई। तो पड़ोसी ने कहा, तो मूर्ख है, मूर्ख है तू, तो 9 को 3 बार जोड़ेंगे तो 27 होता है, ये 30 कैसे ले लिया तूने? कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन लॉटरी मेरी लग गई। मीनिंग देयर भाई कि एग्जाम में आप किस तरीके से कौन सी ट्रिक को पास करके अपना क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स को खासकर बात कर रहा हूं मैं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि यू क्वालिफाइड द प्रीलिम्स। तो आज मैं आप मेरे साथ, मैंने थ्योरी बहुत पढ़ाई है पीछे आप लोगों को, बार बार एक कॉन्सेप्ट को समझाया और बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपके पास कुछ ऐसी चीजें पहुंच जाए आज जिनको आप याद कर करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट, केस लॉज, नोट्स ऑफ केस लॉज, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। आप ये देखो मेरे पास, लाइए यहाँ रख दीजिए, JN पांडे है मेरे पास, एंड राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आपसे। नाउ आई शो यू द नंबर्स। 77 से इट गोज अप टू, it goes up to 177, 178, मतलब about more than 100 pages are there only on article 14 to 18, और यहां से केस लॉ से पूछे जाते हैं आपसे, और यहीं पर हम लोग मार खाते हैं। मतलब कैसे हमें इतने सारे केस लॉस को जो कि 100 पेजेस पर हैं, उनको हमें मैनेज करना चाहिए, सो दैट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी 100% रह जाए, और हमारा जो काम है मिनिमम टाइम में भी हो जाए। तो मैं कुछ आपको केस लॉस लिखवाऊंगा, आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है, वो नोट्स के फॉर्म में लिखना है, और उसके बेस से फिर अपने आप को भी अपडेट कर सकते हो। बस कैसे करेंगे हम लोग, आपकी टेबल ऐसे होनी चाहिए। कैन यू से इट? ये देखिए ऐसे टेबल होगी आपकी, प्लीज से दिस। सीरियल नंबर 1 2, यहां पर होगा डिसीजन, क्या डिसीजन, और यहां पर होता है केस लॉ। ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, समझे आप लोग? डिसीजन कैसे, देखिए मैं क्यों करवा रहा हूं आपसे इस तरीके से, बिकॉज डिसीजन विल बी गिवन इन योर, देखो ये स्मार्ट टेस्ट, ये ट्रिक है, डिसीजन विल बी गिवन इन योर प्रीलिम्स पेपर। वहां पे डिसीजन दिया गया होगा कि ये किस पे कहा था, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ओनली द केस नेम। सो आपको यहां पर राइट साइड वाला जो कॉलम है, थर्ड, मतलब ये वाला, दिस वन, इस कॉलम पर आपने हाथ लगाकर रखना है, और बाकी डिसीजन को पढ़ करके वेदर यू आर एबल टू रिमेंबर द केस लॉज और नॉट। तो आई विल बी कीप ऑन डिक्टेटिंग टुडे फ्यू केस लॉज, आपको उसका आइडिया भी हो जाएगा, और उसके बेस से फिर आप लोग अपनी लिस्ट को अपडेट करेंगे। उससे हमारा आर्टिकल 14 जल्दी खत्म हो जाएगा। हर हालत में कल तक आर्टिकल 14 खत्म करना है ना। तो आप लोग प्लीज अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, और मैं आपको लिखवा रहा हूं। चलिए लिखिए, राइट डाउन। पहला केस लॉ, ट्रीटमेंट ऑफ मोशन पिक्चर, लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ मोशन पिक्चर, ट्रीटमेंट ऑफ मोशन पिक्चर ऑन डिफरेंट फुटिंग, ऑन डिफरेंट फुटिंग, is reasonable classification, is reasonable classification।
केस का नाम के ए अब्बास, के अब्बास, केस का नाम के अब्बास। एक केस कंप्लीट आपका, इतना याद रखना आपने बस। और पूरी रामायण जितना मैंने समझाया भी था के अब्बास को, लेकिन आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है इस पे, बस इतना याद रखेंगे काम बन जाएगा आपका। ज्यादा पढ़ना ही नहीं हम लोगों ने, ज्यादा पढ़ेंगे फेल होंगे। नेक्स्ट, हज पॉलिसी, हज पॉलिसी, हज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? हज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हज पॉलिसी रिक्वायरिंग ए प्राइवेट ऑपरेटर ओब्लिक ट्रेवल एजेंट। ये आर्ट सीख ली ना आप लोगों ने। जब मैंने अपने लिए यूपीएससी के नोट्स बनाए थे तो इट टुक अराउंड 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ टू मेक द नोट्स ऑफ एंटायर टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। फंडामेंटल राइट के जितने भी हैंड रिटन था सब मैंने खुद बनाए थे नोट्स। 1 महीने से ज्यादा लग गया होगा, शायद 5 वीक्स लगे होंगे। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता था कि यूपीएससी में अबाउट 7 क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल राइट से, और मेरे 7 में से 7 ही ठीक हो रहे हैं। तो वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, और शायद ही कोई समझाए आप लोगों को। बहुत रेयर लोग कर पाते हैं इस तरीके, और बताते कोई नहीं इस तरीके से। हज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग ए प्राइवेट ऑपरेटर ओब्लिक ट्रेवल एजेंट टू हैव ए मिनिमम कारपेट एरिया not arbitrary, बस किस केस में बात कही गई थी। अब आपने क्या है, देखो क्या करना है। इन्होंने कहा कि मिनिमम एरिया प्रिस्क्राइब किया है, बहुत ज्यादा समझना नहीं है आप लोगों ने, कहीं मेंस में काम नहीं आएगा आपको। सिर्फ क्या करना है, हज पॉलिसी को पकड़ लीजिए बस। हज पॉलिसी पर केस करा, बस इतना ही कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, अपना भी पढ़ने अच्छी बात है, समझ में याद रहे, लेकिन रटने वाला काम हज पॉलिसी कर लीजिएगा बस। हज पॉलिसी पर केस का नाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रफीक शेख, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रफीक शेख, रफीक शेख। 2 हो गए। थर्ड, क्योंकि आप लोग बना नहीं पाएंगे, बहुत बड़े चैप्टर आपके। थर्ड लिखिए, होल रिजर्वेशन, होल सोल, WHOLE होल SOLE होल सोल रिजर्वेशन means all seats, definitely all seats. Whole soul reservation of seats in the MBBS seats in the MBBS and BDS courses, MBBS and BDS courses on the basis of domicile, or residence, domicile, residence, or on the basis of institutional preference is violative of Article 14। कैसे याद रखेंगे, कीवर्ड देता हूं आपको, कैसे याद रखेंगे, बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए। होल सोल रिजर्वेशन यानी कि ऑल सीट्स वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। किस केस में कहा गया था? प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या मतलब है कि अगर आपने सब 100% सीट्स को रिजर्वेशन दे दिया, रेजिडेंस के बेस पर दे दिया, डोमिसाइल के बेस पे दे दिया, या आपने किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर उसके बेस पे दे दिया, होल फोकस है होल सोल रिजर्वेशन पे। अब देखो पूरा एक पेज है, ये एक पेज आप पढ़ते रहिए। जिनके पास टाइम है, द पर्संस हु हैव टाइम, कि उनका भी परसू कर रहे हैं एलएलबी, दे शुड गो, पढ़ने ढंग से पूरे फिलोसफी समझ में आ जाएगी। जिन्हें केवल प्रीलिम्स पास करना है और मेंस में इसको कहीं ना कहीं यूज करना है, तो इट इज मोर देन एनफ। इन द केस ऑफ प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज हेल्ड दैट द होल सोल रिजर्वेशन इज
होल सोल रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस और डोमिसाइल और इंस्टीट्यूट प्रोफेशन इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। एक लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं। और मुझ जैसा कंजूस इंसान क्या याद करेगा? होल सोल रिजर्वेशन प्रदीप जैन, होल सोल रिजर्वेशन प्रदीप जैन, बस इतना याद करूंगा और एग्जाम में आते ही फर्स्ट क्लास टिक होगा। और नहीं तो दूसरे क्या करेंगे, पूरा का पूरा जितनी बार भी रिवीजन करने बैठेंगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। वो रॉन्ग अप्रोच। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर आपका केस हो गया प्रदीप जैन का, नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, हाँ जी, के बास में लिखवा चुका आपको, हज पॉलिसी लिखवा दिया। नेक्स्ट, सेक्शन 27 क्लॉज 3 ऑफ द आर्म्स एक्ट। सेक्शन 27 क्लॉज 3 Section 27 clause 3 of the Arms Act is violative of Article 14, is violative of Article 14 and 21 of the Constitution. किस केस में कहा गया था? दिए लिखिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दलबीर सिंह। हो गए, बन गए नोट्स, बस याद में रहे। याद करने का तरीका मैं तो ऐसे कर लेता था भाई, 27 आर्म्स एक्ट है, दलबीर, दल के साथ आया, वीरों का जत्था, दलबीर आर्म्स एक्ट, बस इससे अपने आप याद आता है। एक ट्रिक बना ली हल्की सी कनेक्ट करने के लिए कि कैसे कनेक्ट करना है। दलबीर आर्म्स, वीरों के पास आर्म्स होते हैं, दलबीर आर्म्स एक्ट का केस है 27 क्लॉज 3। अब ये क्यों है क्यों नहीं है उसमें अंदर आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डेढ़ लाइन याद करनी है और अपना एग्जाम पास करके जज बनिए। जज बनने के बाद में इनको पढ़ते रहना। एक लाइन लिखिए, ए जजमेंट ऑफ फार रीचिंग इंपॉर्टेंस, ए जजमेंट ऑफ फार रीचिंग इंपॉर्टेंस। ऐसी लाइनें मिल जाएंगी आपको। 9 जज बेंच ने डिसाइड किया, 5 जज बेंच ने डिसाइड किया, जब उसमें इस तरह का उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो उसका अंदाजा लगा लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ए डिसीजन ऑफ फार रीचिंग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अपने आप पढ़ के आइडिया हो जाता है इस तरीके से, वरना मैं लिखवा रहा हूं आपको। समझ, प्रदीप जैन में क्या कहा गया, लिख लीजिए। प्रदीप जैन में क्या कहा गया? प्रदीप जैन में कहा गया कि अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ कर्नाटका है, स्टेट ऑफ कर्नाटका ये कहे कि भी एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में जितनी भी सीट्स हैं सारी सीट्स रिजर्व होंगी केवल कर्नाटका के रेजिडेंट्स के लिए, 100% सीट्स, तो वो वॉयलेटिव है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रिजर्व करना है, आप 50% कर दीजिए, कुछ परसेंटेज कर दीजिए, वो चलेगा। बट इफ यू वांट टू डू इट होल सोल, मतलब 100% सीट शुड नॉट बी रिजर्व। दैट वाज द रेशियो ऑफ प्रदीप जैन। समझ आता है आपको? सही है। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखिए। दलवीर सिंह लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ जी लिखिए, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एनी पर्सन, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एनी पर्सन to have the dispute decided by the court by the court only। देखिए इसमें क्या झगड़ा था, इसका केस था, लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। लिखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में एक लाइन लिख लीजिए, नो राइट टू गेट द केस एडजुडिकेटेड, नो राइट टू गेट द केस एडजुडिकेटेड by a court of law only, by a court of law only।
इनका ये था कि जो इसमें जो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का मैटर था, उसमें जो कि कुछ मैटर्स को लोक अदालत की तरह से लोक अदालत से डिसाइड करवाते हैं। तो जो प्रोविजंस हैं विच एनेबल की डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू लोक अदालत, उन प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा था नहीं, कोर्ट ही डिसाइड करे, हर केस को कोर्ट ही डिसाइड करे, ऐसा कोई राइट नहीं है, ऐसा कोई आपको अधिकार नहीं कि आप चाहोगे आप सारे के सारे केस केवल कोर्ट ही, ओनली कोर्ट ही डिसाइड करे। बस इतना याद कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका। देखिए फिर कह रहा हूं, दीज क्लासेस या और जितने भी क्लासेस हैं एंटायरली फोकस है जुडिशियल सर्विसेज में। जुडिशियल सर्विसेज में क्वालिफाई करना है तो कितना कम बर्डन लेकर के हम लोग आगे निकलते हैं वो वैल्यू करता है। एक लाइन से काम चलाइए, ज्यादा काम आपको एग्जाम भी आने वाले हैं। लिखिए, नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। केस का नाम बाल्को, BALCO कैपिटल में, बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इस बात का? कितने केस लोगों को बताया कोई? इसका मतलब यह है नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है कि आर्थिक जो नीतियां हैं उसका कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी, उसको उसमें अपना जुडिशियल अप्रोच नहीं अपनाई करेगी वेदर दिस इकोनॉमिक पॉलिसी इज गुड और बैड। दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू जज वेदर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज गुड, बैड और फेयर, वट एवर इट मे बी। नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन सा केस है? बाल्को। ठीक, करते रहिए। बाल्को, इतना याद कर लीजिए, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बाल्को। इतने से ही काम हो जाता है, इतने से ही काम हो जाता है। बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन, बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन ब्रैकेट में रजिस्टर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हो गया। लिखिए, इन द मैटर ऑफ ऐसा लिखिए, पहले हेडिंग बनाइए, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ग्रांट ऑफ लाइसेंस और यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर सकते हैं बताओ? समझ में आ रहा है? ग्रांट ऑफ लाइसेंस और यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैश फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी नॉट फेयर। क्या मतलब है इस बात का? इस केस का नाम बड़ा भयानक केस है, लिख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम केस, 2G स्पेक्ट्रम केस। और ब्रैकेट में नाम लिख लीजिए इसका, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करते हैं। केस का नाम है सेंटर फॉर पब्लिक, CPIL कर सकते हैं, CPIL, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम हो गया। इसको दिस केस इज ऑल्सो नोन एज 2G स्पेक्ट्रम केस, 2G स्पेक्ट्रम केस। एंड व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस, दैट ग्रांट ऑफ लाइसेंस और यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। मींस ये जो नीति है कि पहले जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अगर आप लाइसेंस अलाउड करोगे तो दैट पॉलिसी इज नॉट फेयर, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पब्लिक ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑन दिस टाइप पॉलिसी इज नॉट फेयर। समझ में आई? प्लीज रेज हैंड, यहां तक समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ ले कोई भी। अभी
कितने केस हो गए? हज पॉलिसी मैंने करवा दिया आपका, प्रदीप जैन हो गया। नेक्स्ट, के अब्बास हो चुका। लिखिए, इन फैमिली प्लानिंग, इन फैमिली प्लानिंग in family planning and sterilization, in family planning and sterilization, it is necessary that इसका केस का नाम कहाँ मिलेगा भाई? It is necessary that policies and incentive schemes are made gender neutral, and the necessary focus on female sterilization is discontinued. इसकी साइटेशन लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखता हूं आपके लिए। AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 1640। कोई है जो जरा फटाफट देखेगा इस पे? क्या इस ये साइटेशन के नाम ढूंढना पड़ेगा गूगल से, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बताना अभी। हाँ जी, नेक्स्ट, मैंडेटरी डेथ पेनल्टी अंडर सेक्शन, मैंडेटरी डेथ पेनल्टी अंडर सेक्शन 303 IPC। is unconstitutional, is unconstitutional। मिट्ठू, केस का नाम मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लिखिए, नेक्स्ट, बार ऑन एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट on the basis of age is unconstitutional, केस का नाम इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस। साहिबा समझ में तो नहीं आ रहा? इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस, उसका था ना, बार का था। एक सेकंड प्लीज, 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा, मेरे पेजेस इधर हो गए, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, हाँ लिखिए,
क्या लिखा है, बार ऑन एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है ये, मैं समझाता हूं। केस का नाम है इसका इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस। लिखता हूं मैं, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या कहा था इसमें, इसमें रूल बनाया था उन्होंने बार काउंसिल ने कि भी एक 45 इयर्स की एज के बाद में किसी का भी एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट नहीं होगा। तो 45 के बाद में एनरोलमेंट में बार था। इस रूल को उन्होंने इस केस में इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कहा कि नो, दिस रूल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वॉलेट्स आर्टिकल 14, देयरफॉर वॉइड। ये केस का नाम पूछ लेंगे आपसे वो। नेक्स्ट, कितने केस हो गए? लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस implicit in article 14, rules of natural justice implicit in article 14। केस का नाम सेंट्रल इनलैंड वाटर, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिख लिया इतना। वर्सेस में आगे अगले लिख रहा हूं, वर्सेस ब्रजोनाथ, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंप्लिसिट इन आर्टिकल 14। क्या मतलब है इस बात का? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। नो वन शैल बी जज इन हिज ओन मैटर, है ना, रूल अगेंस्ट बायस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत अंतर्निहित हैं। बस इतना समझ लीजिए। ये बात किस केस में कही गई थी? केस का नाम है ब्रजोनाथ। सही है, कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़िए। लिखिए, in a situation of national security, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, a party cannot insist for the strict observance of principles of natural justice। केस का नाम एक्स आर्मी एक्स
आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्स आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मीन्स जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का होगा तो देन प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द नेशनल सिक्योरिटी रादर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इस केस में कहा गया था। नेक्स्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल फंक्शन, no distinction between quasi judicial function and administrative function for the purpose of application of rules of natural justice, कह रहे रूल जो ये जो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, उनके मामले में वेदर अथॉरिटी इज द क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी और इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, दे आर सेम, इंपॉर्टेंस इज सेम फॉर, यानी कि कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो या क्वाजी जुडिशियल कार्रवाई हो, उन दोनों में ही आपको इक्वली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हैं तो यू विल नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये किस केस में कहा गया था, देख लीजिए, डीके यादव वर्सेस जेएम इंडस्ट्रीज। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज, डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज। क्या कहा गया, रिपीट करता हूं, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वाजी जुडिशियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए इसी में, even the administrative order which involves civil consequences must be made consistent with rules of natural justice, मैं समझाया था, थोड़ा याद है आपको तो। क्या मतलब है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो पूरा लेक्चर नहीं दिया सकता, उसका एक नियम मैं समझाता हूं आपको। जैसे पहले ऑडी अल्टम पार्टम, हियर द अदर पार्टी, इफ यू आर टेकिंग एनी एडवर्स डिसीजन अगेंस्ट एनीवन, अगर आप किसी के विरुद्ध कोई उसके विपरीत ऑर्डर कर रहे हैं तो उस सामने वाली पार्टी है उसको भी अपनी बात को रखने का, एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए। इट इज कॉल्ड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सपोज कीजिए आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड यू आर एन एम्प्लॉय हियर एंड नाउ आई एम डिसमिसिंग यू एंड आई एम नॉट कॉलिंग योर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, तो दैट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ड्यूटी ये बनती है, पहले मैं आपसे कहूं कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू शुड नॉट बी डिसमिस्ड फॉर दिस रीजन, और जब आपका जवाब आ जाए और आफ्टर दैट, आफ्टर कंसिडरिंग योर एक्सप्लेनेशन आई शुड डिसाइड इट। तो इनका कहना है कि ये कोई सी भी बॉडी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो, एवरीवेयर यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। केस का नाम डीके यादव, इतना याद कर लीजिए, हो जाएगा काम आपका। देखिए, गाइडलाइंस टू प्रिवेंट
गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट, गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डैश। केस का नाम सब जानते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब क्या गाइडलाइंस है, व्हाट आर द गाइडलाइंस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है, गाइडलाइंस वर इशूड इन द केस ऑफ विशाखा रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, वर्किंग वुमेन का। कर लिया यहां तक, कितने केस हो गए? ठीक है, लिखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 2:15 हो गए। इसके नोट्स बनाने में आपके पढ़ते फिर बनाते फिर आइडिया नहीं लगता कितना कैसे करना है। कुछ यहाँ पे सुन लिया आप लोगों ने तो हो सकता है कुछ कामयाबी मिल जाए। लिखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डैश द प्रिंसिपल ऑफ, लिखिए ऐसा लिखिए, देखिए लिखिए इक्वल पे, लिखिए सर्टेनली, ऐसे लिखिए सर्टेनली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट फंडामेंटल राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट फंडामेंटल राइट बट इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल गोल under articles 14, 16 and 39 clause C। देखो इसको समझाना पड़ेगा मुझे। अंडर आर्टिकल्स 14, 16 and 39 C of the Constitution, फुल स्टॉप। ये कह रहे हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, है ना, इट इज नॉट डिक्लेयर टू बी, ऐसे लिखिए। क्या लिखा आप लोगों ने, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। सर्टेनली इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड या इट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी फंडामेंटल राइट बट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। क्या मतलब हुआ कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मींस समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, भले ही आपका ये डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट नहीं हो, मूल अधिकारी कैटेगरी में भी नहीं है, लेकिन दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, यानी कि ये गोल है, हमारे संविधान का एक एम है कि ऐसा होना चाहिए। आगे वाली लाइन सुनिए, उसमें आपका जो है भ्रम दूर हो जाएगा। लिखिए This right can be enforced, this right can be enforced पूरी लाइन समझिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 डी है ये, एक्चुअली करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, करेक्ट। लिखिए दिस राइट कैन बी एनफोर्स्ड इन केसेस ऑफ unequal scales of pay, unequal scales of pay based on irrational classification। इरेशनल क्लासिफिकेशन। केस का नाम लिख लीजिए रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखिए
बहुत सारे केस लॉस उसमें निकालना आसान नहीं है। लिखना सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, आपका मैंने एक हफ्ता बचा दिया, वॉलेट्स आर्टिकल 14। सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट वॉलेट्स आर्टिकल 14। केस का नाम जॉन, JOHN, जॉन, आगे लिख नहीं पाएंगे, मैं लिख दूं वोला मैटम, जॉन वोलामेटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वॉलेट्स आर्टिकल 14। केस का नाम जॉन वोलामेटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो क्या है, समझदार लोग क्या कहेंगे, जो मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि क्यों वायलेशन है, सही है, तो फिर उसके लिए हमें आर्टिकल ये सेक्शन पढ़ना चाहिए, फिर इसके सबके फैक्ट्स पढ़ने चाहिए, फिर इसको समझना चाहिए, है ना। फिर तो मैं इतना समझदार नहीं मानता अपने आप को, मेरा काम इतने से चलता है, सही है। अगर आप लोगों को चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ लीजिए इसको, फायदा कुछ नहीं है। क्वेश्चन प्रिलिम्स में इतने लाइन से होगा, इससे ज्यादा क्वालिफाई मेन से पूछेंगे नहीं, प्रिलिम्स में इससे काम चल जाएगा। मेरा हमेशा ये रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने को अपडेट कर रहे होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में और टीवी के सामने बैठे, तो लेकिन कौन सी न्यूज़ देखेंगे आप लोग, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, ड्रग कंपनी, ये करण जौहर। लेकिन अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या दूर दूर तक संभावना है आपसे प्रिलिम्स से जरा सा क्वेश्चन पूछने की? इससे नहीं है, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस। इसी तरीके से जब हम लोग भी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, ये मेरे लिए कहां पर काम आएगा। तो अगर क्वेश्चन का जवाब आता है प्रिलिम्स में काम आएगा, तो फिर प्रिलिम्स के लिए पढ़ो ना। हर चीज में आप प्रिलिम्स और मेंस को मिक्स कर दोगे तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कुछ बुक्स हैं CRPC हुई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं जहां प्रिलिम्स और मेंस को हम लोग पढ़ना ही पड़ता है, वहां पर आप एफर्केट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली हो सकती हैं, आइडिया होता है, कम से कम टीचर को तो आइडिया होता है ये क्वेश्चन कहां पर आएगा। तो जैसे मैंने एक लाइन लिखवाई, बस क्या याद करना है, सेक्शन 118 जॉन वोलामेटम, बस इतना भी याद कर लेंगे। आपको केवल टिक लगाना है। प्लीज आर यू गेटिंग माई ट्रिक और नॉट, प्लीज लेट मी नो। ये आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रही है बात या नहीं, बताएगा कोई मुझे? मैं आपको इसी साथ में थोड़ा सा इसी बात को एलैबोरेट करते हुए थोड़ा समझाता हूँ। आई डोंट नो कुछ पुराने स्टूडेंट को, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत नई कहानी तो है नहीं, कहानी बनाता भी नहीं हूँ। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही रिपीट होते हैं इंसान को, और वही बहुत लर्निंग होते हैं। मैं मेंस देने के लिए गया, APO का मेंस देने गया यहाँ पर इलाहाबाद में। तो जनरली जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं जहाँ से जितने पैसे बच सकते हैं बचा लें, यानी कि हमारे पास खर्चा वहाँ करना पड़े किसी उसमें रहने का, होटल वगैरह में, तो जान पहचान की जगह को कर लेते हैं। मैं भी ऐसी पहचान की जगह में गया रुकने के लिए। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जिन शख्स के साथ मुझे रहना था वो मुझसे काफी बड़े थे। आई वॉज एट अबाउट 25-26 और मेंस दे रहा था उस समय। वो भाई साहब 35 क्रॉस कर चुके थे और दाढ़ी बड़ी बढ़ी हुई थी, अपना यहाँ पर उन्होंने घोट रखा था, छोटे से कमरे में बड़ी सादगी के साथ। मैं पूरे उनके आदर सत्कार के साथ कह रहा हूँ, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं डर गया कि मुझसे लगभग 10 साल बड़े हैं ये, तो मैं क्यों नहीं निकल रहा। प्रिलिम्स में भी दिक्कत आ रही थी उनको, पिछले 7-8 साल से प्रिलिम्स भी संभावना नहीं बन रही थी, और मुझे लगता था कि मेरे लिए बच्चों खेल क्यों हो गया। तो मैंने यूं एरर जानने के लिए कि सर थोड़ा गाइड कीजिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो IPC को कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो मैं कॉलेज में पहुंच गए
पूरे के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो मुझे समझ में आया कि वो क्यों फेल कर रहे हैं। क्यों फेल कर रहे हैं? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्जाम पास करना है। ज्ञान अर्जन के चक्कर में इतना सब कुछ कर डाला कि फोकस ही खत्म हो गया। वो वाली बात है। तो जब हमारी अप्रोच डेवलप होती है, हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये मैं मेरे कहां काम आएगा। प्रीलिम्स में काम आएगा तो अप्रोच दूसरी हो जाएगी, मेंस में काम आएगा दूसरी हो जाएगी, दोनों में काम आएगा अप्रोच दूसरी हो जाएगी। उसी तरीके से हमें बचो, सो जाओ, है ना, खेल लो, लेकिन फालतू पढ़ने से बचो अगर जल्दी जज बनना है तब। और ये मेरी बात अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि सर ऐसे क्यों समझा रहे हैं, तो किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछना कि सर हमारे ऐसा बोलते हैं कि फालतू पढ़ने से बचो, कम पढ़ोगे हो सकता है आप टॉपर ना बनो, है ना, रैंक में ना आओ, लेकिन लास्ट रैंकर भी जज ही कहलाता है। इतना फर्क तो पड़ सकता है। लेकिन कम पढ़ के, अब कम पढ़ने का मतलब नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना, कम पढ़ने का मतलब है रेलिवेंट पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने से बचो, आलसी बनो। जैसे ये वाला केस में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अब इसे पूरे फैक्ट समझने लग जाओ। मेरी किताब देखो आप, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ एक लाइन मैंने ये कर रखी है हाईलाइट, और इसी के मेरे नोट्स होंगे बस। मेरे अब बात खत्म। जब भी मुझे जाना होता था इसी को पढ़ता रहता था बस। इसी को लाइन को पढ़ा, याद हो गए, एग्जाम से पहले एक बार देख ली लाइन। तो आप पढ़ेंगे 10 पेज पे, मेरे 1-2 पेज पर सारे केस का नोट्स हो गए आगे। अब मैं टिक भी करके आऊंगा, हो सकता है अभी तो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मैंने अच्छे अच्छे को देखा है, कई साल तक प्रीलिम्स से निकल पाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं वो, इसी वजह से, क्योंकि वो फंस जाते हैं बुरी तरीके से। आई होप कि आप लोग इसको ट्रिक को अपनाएंगे। मैं चाहता हूं सभी का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो, कर लेंगे। चलिए देखो, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अगर मैं अपना जैसे ये तो मंथली स्कीम टाइप में है, अगर मैं थोड़ा ऐसे सोचूंगी छोड़ा क्यों जल्दी जल्दी कराना इतना सब कुछ, जितना तेज होगा तुम्हारे पैसे आते रहेंगे, है ना। तो मैं पूरा फिर वॉल्यूम मेटअप के फैक्ट्स लिखवाऊं, फिर इसके फैक्ट्स लिखवाऊं, पूरा चला 1.5 घंटे के अंदर 2 ही केस हो गए। पर मेरी जो अंतरात्मा है फिर वो दुखेगी कि यार बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वो जहां जहां जरूरी है कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वहां तो समझाना ही पड़ता है, लेकिन जहां जहां इन सब चीजों में नोट्स बना करके काम चल सकता है तो अपना आगे ही बढ़ना चाहिए। तो आई एम वेरी वेरी फेयर फॉर माई स्टूडेंट्स, और आई फील कि आप लोग उसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात होगी बस, है ना। किसी को फिर भी कहीं दिक्कत हो रही हो तो कोई किसी को मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोई कहे कि सर आपने डिटेल में नहीं लिख पाया, उसके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। ना मैं खुद करता, ना मैं एडवाइस करता, ना आज ना कल ना परसों, बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट लिखिए, डिस्क्वालीफाइंग ए पर्सन, डिस्क्वालीफाइंग पर्संस, जल्दी लिखिए, डिस्क्वालीफाइंग पर्संस हैविंग मोर disqualifying persons having more than 2 children, disqualifying persons having more than 2 children to be candidates in panchayat election dash not violative of article 14, कि जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हो, जिनके ऐसे व्यक्ति जिसके जो बच्चों की संख्या है वो 2 से अधिक है, उनको पंचायत के इलेक्शन में वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये जो नियम है, द रूल ऑफ व्हाट, रूल ऑफ डिस्क्वालीफाइंग सच पर्सन इज नॉट वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14, इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का वायलेटिव नहीं है। कौन सा केस है लिख लीजिए, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बस हो गया काम। अब इतनी बड़ी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी फिर डिटेल पढ़ते रहे, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। क्यों, कितने भी चाह लें आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। पढ़ने के बाद भी सबके हाथ में आपको रहना इतनी लाइन याद रखनी है। एक से नियम मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, डू द पॉसिबल, वही काम करिए जो संभव हो, पॉसिबल हो। नेक्स्ट, right of advocate to practice, right of advocate to practice dash not fundamental but statutory, not fundamental but statutory, यानी कि वकीलों का जो प्रैक्टिस करने का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, वो स्टैट्यूटरी अधिकार है, एक कानून से मिला हुआ अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है वो। केस का नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला।
राइट ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टाइज डैश नॉट फंडामेंटल राइट बट स्टैट्यूटरी। केस का नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला। कर लेंगे आप? कितने केस हो गए लिखिए। बैन ऑन पान मसाला एंड गुटखा। बैन ऑन पान मसाला एंड गुटखा। बैन ऑन पान मसाला एंड गुटखा केस का नाम इसमें एक सेकंड दीजिए मुझे, इतना एक मिनट। इसमें ना इसकी उसमें नहीं जाते आप लोग, क्या कहा क्या नहीं कहा गया। केस का नाम लिख लीजिए बस गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स। गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक्चुअली जिस एक्ट को, जिस प्रोविजन को चैलेंज किया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। चलिए बस कल मैं समझा दूंगा, आज समझाने मूड में नहीं हूं। कल कोई मुझे बताएगा, अर्चित आप बताओगे मुझे इसको समझाने के लिए। लिखिए नेक्स्ट केस फटाफट। इनफ्लक्स ऑफ इतना याद करना है। इनफ्लक्स ऑफ बांग्लादेश नेशनल्स, इनफ्लक्स ऑफ बांग्लादेश नेशनल्स illegally into Assam, illegally into Assam। illegally into Assam इतना है बस। जहां आसाम का बांग्लादेशी कहा जाए ना, केस का नाम लिख लीजिए, बस ध्यान रखना सर्वानंद सोनोवाल, बस दैट्स इट, सर्वानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नथिंग मोर देन दिस। कुछ नहीं, इसी से पूछा कि कौन सा केस है इससे रिलेटेड, बस। नेक्स्ट लिखना अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी प्रिंसिपल, अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी प्रिंसिपल। सर्वानंद सोनोवाल है उसका नाम, सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल यूनियन ऑफ इंडिया बताया, बांग्लादेशी वाला। हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी प्रिंसिपल, अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी प्रिंसिपल एक्सक्लूसिवली इन गर्ल्स कॉलेज। नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, not violative of article 14 and 15(3) and 15(3). केस का नाम
विजया लक्ष्मी वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताऊं, मुझे जब मैंने फेस किया, इस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी पे और मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ट्रिक चलाई पंजाब यूनिवर्सिटी के बेसिस पर। यूनिवर्सिटी संबंधित एक ही केस था उसमें, विजय लक्ष्मी वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी। कर लेंगे आप लोग। विजय लक्ष्मी वर्सेस गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल होगी वो लेडी ही होगी एक्सक्लूसिवली, मेल नहीं हो सकता। इस बात, इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड हटाया गया था किस केस में? विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, disqualification of councillor of municipality, disqualification of councillor of municipality, disqualification of councillor of municipality on ground of suffering from leprosy, on ground of suffering from leprosy। क्लास डैश लिखिए, क्लासिफिकेशन इज वैलिड अंडर आर्टिकल 14। कितने केस हो गए? इसमें होता है कि एक काउंसलर को लेप्रोसी हो गई, उसको हटा रहे हैं अगर हम लोग उसके बेस पर, तो उसको क्लासिफिकेशन को ये नहीं माना गया कि भाई ये भेदभाव वाला होगा, दिस इज वैलिड, हटा सकते हैं इस तरीके से। केस का नाम लिखिए, अगला लिखिए सेक्शन 8 क्लॉज 4, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, Section 8 Clause 4 of the Representation of People's Act is violative of Article 14। लिली थॉमस, केस का नाम लिली थॉमस। हो गए 25। लिली थॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब इन केसेस में जिसको समझ में नहीं आया हो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेप्रोसी वाले केस का नाम, अच्छा, धीरेन्द्र पांडुआ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, लेप्रोसी वाला केस। मेरे ख्याल में देखिए काफी केस लिखवा दिए मैंने आपको सवा घंटे में, अभी काफी और लिखवाने बाकी हैं, इसमें काफी ज्यादा है इसमें भी समझाने के लिए, फिर भी आपको काफी टाइम लगता है ना। मैं कल और समझा दूंगा इसको आप लोगों को। यहां से किसी को पूछना तो पूछिए। देखिए आप लोगों ने करना क्या है, 20-25 केस हो गए आपको। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको टेबल, आई होप कि जैसे स्ट्रिक्टली इसी तरह की टेबल से आपके नोट्स बने होने चाहिए। अब जो डिसीजन है वो आपको मिड वाले
मिड वाले कॉलम में आएगा। उससे होगा क्या कि आप उसको जब याद करने आपको आसानी हो, राइट साइड वाला जो कॉलम है उस पर हाथ रख लीजिए और डिसीजन को पढ़िए। डिसीजन से आपको वो केस लॉ याद आ रहा नहीं आ रहा, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केस प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। इतना रट लीजिए कि सामने लगी 2 लाइन अगर सामने आ जाए तो उससे आप तुरंत के तुरंत उसको अटैच कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, आपको केस लॉ का याद आ जाए। बस इतना सफिशिएंट है। बस मेंस के लिए अप्रोच एकदम एंटायरली डिफरेंट होती है। तो लगभग कल इतने केसेस और लिखवाए जाएंगे कल। अभी काफी केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। केस ईयर उनका क्वेश्चन है समर्थ का गडोत्रा। देखिए केस लॉ की साइटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो आपसे साइटेशन पूछते भी नहीं है ना, साइटेशन आपको याद रखनी। और अपने आप से फिर एक क्वेश्चन कीजिए, इज इट पॉसिबल समर्थ, इज इट पॉसिबल फॉर यू, इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू लर्न द पेज नंबर एंड लर्न द ईयर ऑफ द केस लॉ? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर उसमें कंफ्यूज होंगे। तो जब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसको हमें करना ही क्यों है फिर ये, ठीक है।